गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 21, कार्ल मार्क्स एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। दिस सेशन इज टेकन बाय मी, हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सर्विस। तो कल हमने तीन थ्योरीज देखी थी लास्ट सेशन में, लेक्चर 20। डायलेक्टिक्स देखा था, हेगल्स डायलेक्टिक आइडियलिज्म। जब मैंने बताया था कि हेगल क्या कह रहा है, आइडियाज होते हैं, एक आइडिया थीसिस बनता है, उसके एक ऑपोजिट आइडिया बनता है जिसको बोलते हैं एंटीथीसिस। बाद में वो दोनों आइडिया कंबाइन होकर क्या बनता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कल, एक आइडिया है एनर्जी सिक्योरिटी, एक एंटीथेसिस क्या है, क्लाइमेट चेंज है, लेकिन सिंथेसिस क्या बनी, ग्रीन इकोनॉमी। तो मतलब ऐसे एक सोशल चेंज का एक रीजन बनता है भी आइडियाज जो एक मेंटल ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। तो मैंने बताया भी मार्क्स ने कहा बट आइडियाज के कारण नहीं होता। जब डायलेक्टिक्स, उसने आइडियाज को, क्योंकि उसने जो आइडियलिज्म की बात की थी वो हेगल से उठाया कंसेप्ट, और जो जंग हेगेलियंस थे वो मटेरियलिज्म की बात करते थे, तो दोनों को कंबाइन करके उसने अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की। तो डायलेक्टिक्स का उसने कंसेप्ट तो वहीं से उठा लिया, बट डायलेक्टिक्स होता है, लेकिन मटेरियलिज्म का कंसेप्ट उसने जंग हेगेलियन से उठाया और अपनी एक थ्योरी दी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को जब उसने कहा मटेरियलिज्म में डायलेक्टिक्स होता है, तो उसने फिर वो थ्योरी जो एक जो अपना कंसेप्ट था उसको एक उस पर अप्लाई किया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो आज हम वही देखेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्स एंड हिस्ट्री, तो मैंने आपको जब हमने एक वो किया था, टॉपिक किया था सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो मैंने बताया भी जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो हिस्ट्री को कैसे स्टडी करते थे। तो कार्ल मार्क्स ने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू एक थ्योरी है, हम उसको देखते हैं थ्योरी क्या है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी के थ्रू बताया जो ह्यूमन हिस्ट्री है, पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, उसने क्या किया, सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री नहीं बताई, उसने फ्यूचर भी बताया। तो उसने कहा कि सोसाइटी जो है, परमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। उसने कहा ये ह्यूमन हिस्ट्री 4 स्टेजेस में गुजरी है, पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री उसने 4 फ्रेमवर्क्स में डिवाइड कर दिया। और लेकिन कहा जो फ्यूचर डिस्कोर्स है ह्यूमैनिटी का वो क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये हमने मार्क्स एंड हिस्ट्री को, तो आज इसी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो कंसेप्ट था डायलेक्टिक्स का, डायलेक्टिज्म होता है एक, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होती है, वो कहाँ से उठाया, जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म की थ्योरी थी उसमें क्या उठाया, डायलेक्टिक्स उठाया, और जंग हेगेलियन से क्या उठाया, मटेरियलिज्म, पर अपनी एक थ्योरी दी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। और उसी को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो फ्रेमवर्क था उसको जब उसने हिस्ट्री स्टडी करने के लिए लगाया तो उसकी थ्योरी का नाम क्या बना, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, मार्क्स जनरल आइडिया अबाउट society are known as his theory of historical materialism. Materialism is on the basis of his sociological thought. Because of Marx, material condition or economic factor affect the structure and development of society. Material conditions बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स यही कह रहे हैं। उसके लिए सिर्फ मटेरियल कंडीशन एक सुप्रीम फैक्टर था, क्योंकि वो कह रहा है भी पैसे से ही सब कुछ है, जो मटेरियल कंडीशन है, इकोनॉमी है, उसी से सब कुछ है। His theory is that material conditions essentially comprise technical means of production and human society is formed by the forces and relations of production. तो अब मटेरियल कंडीशन क्या है, इसने दो चीजों की कंसेप्ट की बात की थी, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अब कई स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है, मतलब सर ये जो पेपर 2 के हमें पेपर 2 में नंबर नहीं आते, पेपर 2 के जो इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन है बड़े ही वो आते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये कीवर्ड्स आपको उन आंसर में लिखने हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ जब भी मेरा जो आप लेक्चर सुनो
तो मैं कुछ कीवर्ड्स मेंशन करूंगा, एक सेपरेट नोटबुक लगाइए, उस कीवर्ड्स को नोट करते जाइए, प्लीज नोट करते जाइए उन कीवर्ड्स को। एक मैं कीवर्ड्स की एक स्लाइड भी बना दूंगा ऐसी, जब प्रॉपर एक स्लाइड बना दूंगा, जब मैं आंसर राइटिंग का सेशन बताऊंगा करूंगा, तो उसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप पेपर 2 में लिख सकते हो। ये कीवर्ड्स ही आपको क्या दिलाएंगे, नंबर दिलाएंगे, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आपका जीएस का आंसर लगेगा वो जो पेपर 2 का आंसर होगा। तो जब पेपर 2 का आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर एग्जामिनर ने जीएस का आंसर सोशियोलॉजी में पूछा है, क्वेश्चन सोशियोलॉजी में पूछा है, तो वो सोशियोलॉजिकल आंसर मांग रहा है। अगर उसको जीएस का आंसर तो जीएस में पेपर में मांगता ना। तो इसलिए ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और उसने ये चीजें जो कंसेप्ट हैं ये आप यूज करो ताकि आपको ये आंसर राइटिंग अच्छी हो जाए। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में उसने बताया जो मटेरियल कंडीशन है वही हिस्ट्री का चेंज का कारण बनती है। तो उसमें मटेरियल कंडीशन में क्या है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, भी ह्यूमन बींग्स में क्या रिलेशन है। तो ये आगे क्या है हम आगे देखते हैं। Marx theory of historical materialism is historical. It's historical because Marx has traced the evolution of human society from one stage to another. तो मैंने बताया वो ह्यूमन सोसाइटी की जो, क्योंकि हिस्ट्री हिस्टोरिकल क्यों है, क्योंकि हिस्ट्री को स्टडी कर रहा है वो। जो आपने को 5 स्टेजेस बताई, परमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट जो स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म। तो ये 5 स्टेज है। It is called materialistic because Marx has interpreted the evolution of society in terms of their material और economic basis. तो जहां पे देखिए परमिटिव कम्युनिज्म में क्लासलेस सोसाइटी, जहां पे क्या था, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं और हिस्ट्री चेंज हो रही है, रिलेशन चेंज हो रहे हैं। जहां पे जैसे रिलेशन क्या थे, फोर्सेज तो क्या थी, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन थे वो क्या थी, जहां पे स्लेव लेबर, लेकिन रिलेशन क्या थे, जहां पे थे ऑनर एंड स्लेव। जहां पे फ्यूडलिज्म में क्या था, द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, लैंड, लेकिन रिलेशन क्या थे, जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, सर्व एंड लैंडलॉर्ड। जहां पे जो आगे है उसमें मतलब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है कैपिटलिज्म में, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, लेकिन रिलेशन क्या है, बुर्जुआस, प्रोलेटेरियट, बिजनेसमैन एंड वर्कर्स। तो इस तरह सोशलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कलेक्टिविज्म, और जहां पे क्लासलेस सोसाइटी, और कम्युनिज्म में उसकी एक आगे यूटोपिया, मतलब एक आइडल स्टेज जहां पे कोई क्लासेस नहीं है, सभी लोग अपनी टैलेंट के बेसिस पे वो कर रहे हैं। डोंट वरी, ये सब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और इनका क्रिटिसिज्म हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ये एक आपको मैं कंसेप्ट धीरे धीरे आपका फिर माइंड पे ना वो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको बहुत मेमोराइज होने लग जाए। Materialism means the material structure of society. It is how the superstructure of society is based on economic infrastructure. जैसे कि ये देखिए, ये जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये क्या है, सारा इकोनॉमिक बेस है। इकोनॉमिक बेस जो शेप किसको करता है, रिलीजन को शेप कर रहा है, कल्चर को शेप कर रहा है, एजुकेशन को शेप कर रहा है, पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है, मीडिया को शेप कर रहा है, लॉ को शेप कर रहा है। जो इकोनॉमिक बेस है वो देता है, डिमांड्स देता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे क्या हुआ, आपने वो परमाणु मूवी देखी है ना, परमाणु मूवी, तो परमाणु मूवी में दिखाया गया था 1998 में हमने पोखरान 2 टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो क्या हुआ, जब परमाणु में हमने टेस्ट किया पोखरान 2, तो वहां पे क्या हुआ, जो ये पावर्स थी, क्योंकि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स वो नहीं टेस्ट कर सकती थी, तो यूएसए, फ्रांस, जापान, इन्होंने क्या किया, सैंक्शन लगा दी इंडिया पे। तो सैंक्शन लगी बट इंडिया, लेकिन यूएसए में अगर आप देखोगे ना, यूएसए में क्या है, लॉबिंग लीगल है। लॉबिंग क्या है, लीगल है। तो जहां पे लॉबिंग मतलब जो बिजनेसमैन है वो पैसा देते हैं पॉलिटिशियन को, और पॉलिटिशियन उस हिसाब से वहां पे क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। अगर आप देखोगे वहां पे गन लॉ, हम वहां पे डेली गन वायलेंस की कोई ना कोई न्यूज देखते हैं। तो गन वायलेंस क्यों होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो गन इंडस्ट्री है, जो उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे लॉ लेकर ही नहीं देती जो गन रखने के लिए उनको वो करे। तो ये लॉबी है। तो जब आपको पता है यूएसए का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है,
जो यूएसए की है वो डिफेंस इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो यूएसए के जो कैपिटलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा अरे आप इनको सैंक्शन क्यों लगा रहे हो, आप इनसे सैंक्शन हटाओ, हम इन पर इनके साथ ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए जो यूएस ने था वो इंडिया से सैंक्शन हटा दी और 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। तो अब देखिए जो इकोनॉमी है वो किसने शेप किया, पॉलिटिक्स को शेप किया, पॉलिटिक्स में जहां तक कि उसकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्री को शेप करती है। तो अब सर आप कहोगे सर मीडिया तो मीडिया का एग्जाम्पल जैसे देखिए ये शाहरुख खान जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, बादशाह ऑफ बॉलीवुड, तो मतलब बादशाह ऑफ बॉलीवुड। लेकिन जब किसी कैपिटलिज्म अपनी शादी में बुलाते हैं तो देखिए कैसे बैठे हैं सारे एक्टर्स। जब मुकेश अंबानी की बेटी की शादी, तो ये देखिए, तो इस तरह जो कैपिटलिज्म है वो मीडिया पॉलिटिक्स एजुकेशन रिलीजन कल्चर सभी को शेप करता है। मतलब जो इकोनॉमी है इस वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए जब जब इस क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखोगे मार्क्स की डेथ कितना टाइम हो गया हुए, लेकिन मार्क्स रेलेवेंट रहेगा, मार्क्स तब तक रेलेवेंट रहेगा, मार्क्स की थ्योरी तब तक रेलेवेंट रहेगी जब तक इस सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, जब जब इस सोसाइटी में इनक्वालिटी रहेगी। तो ये इकोनॉमिक बेस कैसे शेप कर रहा है, जो सुपर बेस है, जो इसको बोलते हैं बेस है, और ये सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए ये लॉ पॉलिटिक्स उधर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट की मैंने बताया था एक आपको, जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आए थे हेल्प नेल्प पॉलिसी। ये क्या हुआ था, ये एक पॉलिसी लेकर आए थे, पहले नेल्प थी, अब हेल्प पॉलिसी लेकर आए, देखो देखिएगा प्लीज। तो इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, बिजनेसमैन को। तो ऐसे जी मतलब ये सब चीजें क्या करेंगी, शेप करेंगी। हम देखेंगे मॉडर्न टाइम्स में रिलीजन को किसने चेंज किया, जब मैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये डायग्राम आप लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो वहां पे पेपर में, क्योंकि पेपर में डायग्राम्स के नंबर मिलते हैं और आपको दिखाएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग है। Marx had tried to suggest that all of society passes through a unilinear evolution. Every society progresses stage by stage, and every society has marched ahead. He has suggested that about the history of society, primitive communism, slavery, feudalism, capitalism, socialism, and communism. तो मार्क्स सिर्फ क्या कह रहा था, मार्क्स सिर्फ जहां पे वो हिस्ट्री नहीं बताता, फ्यूचर भी बताता। हिस्टोरियन recorded history in the manner response, but Marx had a vision for future. How is history taking man through time? उसने कहा भी हर एक स्टेज में क्या है, हर एक स्टेज अपने सीड्स वो करती है ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और एक जब होती है तो दूसरा जाता है, और अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कम्युनिज्म है। Historical materialism is based upon a philosophy of the human history, but it is not a strictly speaking a philosophy of history. It is best understood as a sociological theory of human progress. As a theory, it provides a scientific and systematic research program for empirical investigation. तो लगता तो ऐसे भी फिलोसफी है, लेकिन वो फिलोसफी नहीं है। जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म है वो क्या है, एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, जो कि एक पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है, जो कि सारे सोशल चेंज को कैप्चर कर रही है। At the same time, it also claims to contain a within a revolutionary program of intervention into society. बट साथ के तो वो क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी रीजन के, जब कैपिटलिज्म में बहुत सारा एक्सप्लोटेशन होगा, जब कैपिटलिज्म में एलिनेशन हो रही है वर्कर्स की, एलिनेशन, तो क्या हो गया, रेवोल्यूशन होगी। इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड द एवोल्यूशनरी, देखिए साइंटिफिक और रेवोल्यूशनरी फैक्टर व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ मार्क्स ओरिजिनल फॉर्मुलेशन। तो मार्क्स व्यू ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर, कई बार पूछ लेते हैं ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के। मार्क्स व्यू ह्यूमन सोसाइटी एज इंटीग्रेटेड होल, द सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, बिलीफ्स एंड डॉक्ट्रिन दैट आर इंटीग्रली रिलेटेड, देयरफॉर ही स्टडी द इंटररिलेशन रादर देन ट्रीटिंग देम सेपरेटली। तो ह्यूमन सोसाइटी को वो क्या कह रहा है, भी सब कुछ इंटीग्रेटेड है। मैंने बताया जी, ऐसे इसमें उसने क्या किया, उसने सब कुछ बताया कि सब कुछ इंटीग्रेटेड है, मींस ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक रिलेशन, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिया, कमोडिटीज, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, मीडिया, इनको सबको उन्होंने एक एक प्रॉपर इंटरलेशन में देखा। ऐसे नहीं भी एजुकेशन को अलग स्टडी कर रहा है, अगर वो रिलीजन को भी स्टडी कर रहा है, अगर रिलीजन को भी वो ओपियम ऑफ मासेस कह रहा है, तो वो उसने अपनी कैपिटलिज्म की थ्योरी के साथ उसको लिंक कर, तो उसने इंटीग्रेटर में उसको सबको स्टडी किया है। Marx' view on society as inherently mutable, in which changes are produced largely by
internal contradiction and conflict. Such change, if observed in large number of instances, according to Marx, shows a significant degree of regularity to allow the formulation of general statements about their causes and consequences. Both these assumptions relate to nature of human society. तो मार्क्स वही कह रहा है कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सोशल चेंज कैसे हो रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें कि कैसे वो सोशल चेंज को कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्रेस करा दी। There is one basic assumption behind historical materialism without which the theory cannot be held together. This relates to concept of man in general. According to Marx, there is no permanent persistence of human nature. Human nature is neither originally evil nor originally good. It is in a original potential. तो ना तो वो evil थी ना ही good है, ह्यूमन नेचर की बात भी कर रहा है। देखिए मार्क्स मतलब हर एक चीज को ये तभी तो उसको बीबीसी मैंने आपको कल बताया था भाई 1990 जो बीबीसी का था उसको बोलते थे सोशियोलॉजिकल थिंकर ऑफ मिलेनियम। तो ह्यूमन नेचर की भी बात कर रहा है वो। If human nature is but nature human beings make history with, then at the same time it is human nature which they make. तो अगर ह्यूमन बींग्स हिस्ट्री को बना रहे हैं तो उसी तरह यानी कि जहां पे दोनों चीजें हैं, ह्यूमन नेचर क्या बना रही है हिस्ट्री को, पर साथ ही हिस्ट्री भी ह्यूमन नेचर को बना रही है। जैसे कि अगर ह्यूमन नेचर ने बनाया कैपिटलिज्म तो कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जो भी ये ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन नेचर इज पोटेंशियली रेवोल्यूशनरी। Human will is not a passive reflection of events, but contain the power to rebel against circumstances and the prevailing limitation of human nature. तो ऐसे नहीं है मतलब ह्यूमन नेचर रेवोल्यूशनरी है, हम भी कर देते हैं कई बार रेवोल्यूशन ऐसे हो तो गुस्सा आ जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो आजकल हम रेवोल्यूशन कैसे करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, हैशटैग ट्रेंड करते हैं। तो हमारी जो रेवोल्यूशन हमारे अंदर है, जब भी कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन हो, जैसे कि एक मैं रेवोल्यूशन कर रहा हूँ एजुकेशन की, एक एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन लेके आने की, यानी कि एक जैसे कि अगर आप देखिए अभी ये सोशियोलॉजी कोर्स जो भी ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो मतलब ये जो रेवोल्यूशन है ये हमारे पोटेंशियल है ह्यूमन नेचर। इट इज नॉट दैट people produce out of material greed or greed to accumulate wealth, but the act of producing the essential of life engages people into social relationship may be interdependent of their will. In the most of human history, according to Marx, these relationships are class relationships that creates class struggle. तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन नेचर है वो अपना मटेरियल ग्रीड जहाँ करता है, लेकिन रिलेशनशिप ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे वो एक्यूमुलेट करते हैं और क्लास स्ट्रगल को बर्स्ट कर देते हैं। टर्म्स मेंशन्ड इन द मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, तो पहली टर्म क्या थी, सोशल रिलेशन ओवर एंड अबव इंडिविजुअल्स। Marx say that as a general principle, the production of material requirements of life, which is a very basic necessity of all societies, compel individuals to enter into definite social relations that are independent of their will. अब आपने कई बार देखा होगा भी यानी कि मैन को ना सर्वाइव करने के लिए चाहिए काम चाहिए। तो सम टाइम क्या होता है, जैसे अभी एक रेलवे का एग्जाम निकला था तो ग्रुप डी के लिए वहां पे पीएचडी लोगों ने अप्लाई किया था। तो ऐसा थोड़ी सा भी गैंगमैन की जो होती है जॉब है, तो मतलब वो पीएचडी होल्डर जिन्होंने आईआईटी से पीएचडी वगैरह किया वो मतलब बिलिंगली कर रहे थे, लेकिन कुछ है चीजें जो उनको कंपेल करती हैं ऐसे सोशल रिलेशनशिप में जाने। वो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल है। देयर इज बेसिक आइडिया ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सोसाइटी इज स्ट्रेस दैट देयर सोशल रिलेशन व्हिच इंपेज अपॉन इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रेफरेंस। ऐसे जैसे आज के टाइम पे जो बोर्जुअस प्रोलेटारिएट, मतलब लोग काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी काम करते हैं क्योंकि एक रिलेशनशिप उन पे इम्पोज किया, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और he further elaborate that an understanding of historical process depend upon our awareness of the objective social relations। फिर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर की बात की जो मैंने आपको दिखाई थी इस डायग्राम में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सुपरस्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, देखो क्या अपना लैंग्वेज थोड़ी सी आपको पता चल जाए। According to Marx, every society has infrastructure and superstructure. Social relationships are defined in terms of material conditions, which he called infrastructure. The economic base of society forms its infrastructure. तो मैंने आपको बताया डिफरेंट जहाँ पे इकोनॉमिक बेस क्या था वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। एनी चेंज इन मटेरियल कंडीशन आल्सो इम्प्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन सोशल रिलेशन। तो मटेरियल कंडीशन चेंज होगी तो सोशल रिलेशन कैसे चेंज होगी। अगर मटेरियल कंडीशन लैंड से कैपिटल बन रही थी तो सोशल रिलेशनशिप जो कि एक
लैंडलॉर्ड और सर्फ था वो क्या बन गया, कैपिटलिस्ट, बुर्जुअस एंड प्रोलेटेरियन। Forces and relation of production are common category of infrastructure. Within the superstructure figure the legal, educational, political institution as well as values, culture, way of thinking, religion as well as philosophy. अब ये दो कीवर्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या सुपरस्ट्रक्चर, तो ये भी आप सोशियोलॉजी के जीएस पेपर 2 के जो पेपर 2 के सोशियो पेपर 2 के आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो प्लीज ये टर्म्स नोट करते जाइए ताकि आपको ये हेल्प करे। थर्ड है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वही जो भी चीजें प्रोडक्शन के चाहिए। द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल द एलिमेंट दैट आर ब्रॉट टुगेदर इन प्रोडक्शन, फ्रॉम लैंड, रॉ मटेरियल, फ्यूल टू ह्यूमन स्केल, लेबर टू मशीनरी, टूल्स एंड फैक्ट्रीज। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रिलेशनशिप अमंग द पीपल एंड पीपल रिलेशनशिप टू द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू व्हिच डिसीजन आर मेड बट टू विद द रिजल्ट्स। तो जो मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन प्रोडक्शन के बनते हैं, जैसे कि बुर्जुअस, प्रोलेटेरियन, लैंडलॉर्ड, सर्व, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन। तो ये आपको मैंने दिखाई दिया। ये देखिए जो ये सुपर स्ट्रक्चर है शेप करती है और ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कीजिए ताकि आप ये पेपर में ड्रॉ कर सको। अगर कुछ नहीं आता डायग्राम तो ड्रॉ करते हो तो भी एग्जामिनर को लगेगा। वैसे आप लिख तो सकते हो, लेकिन अगर स्टिल अगर आपको कुछ नहीं तो डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। ये सुपर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बेस है, ये क्या कर रहा है, सुपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है और ये शेप कर रहा है। सिंपल। Dialectical relationship between the forces and relation of production. In revolutionary period, one class is attached to other relation of old relation of production. These relation hinder the development of forces production. Another class, on the other hand, is forward-looking. It strive for new relation of production. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा, जहाँ पे जो हमने देखा था थ्री स्टेट। अगर आपने मेरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो लेक्चर है वो देखा होगा, तो थ्री स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो थर्ड स्टेट थी, मतलब वो क्या थी, उसमें बुर्जुआस थे जो कि बिजनेस माइंड पीपल थे। लेकिन सेकंड स्टेट क्या थी, लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स वहां पे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट थी, जो बुर्जुआस थे, वो कह रहे थे नहीं। तो उन्होंने रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि वो न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बनाना चाहते थे। The new relation of production do not create obstacle in the way of development of the forces of production. They encourage the maximum growth of these forces. This is an abstract formulation of Marx's idea of class struggle. तो अभी अब देखिए ये जो सारी, अब कोई भी थ्योरी इसकी क्रिटिसिज्म के बिना नहीं हो सकती पूरी। तो क्रिटिसिज्म क्या है, मार्क्स क्या कह रहा है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो 5 स्टेजेस में जाती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। लेकिन आप देखोगे जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ था, फ्यूडलिज्म से सीधा हम कहाँ पे जंप किए थे, सोशलिज्म पे। तो ये तो फिलॉसफी फेल होगी जहाँ पे थी। ऐसे ही इंडिया में देखो, इंडिया का अगर आप वो प्रेम्बल देखोगे तो इंडिया क्या है, सोशलिस्ट कंट्री। लेकिन आप देखोगे जो अंडमान निकोबार है वहां पे आपको प्रिमिटिव कम्युनिज्म मिलेगा, जहाँ पे जो ट्राइब्स हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया एक, जैसे पंजाब और हरियाणा में क्या है, लो सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है, सेक्स रेशियो बहुत लो है ड्यू टू पैट्रियार्की, जहाँ पे जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो सेक्स रेशियो लो है। तो जहाँ पे क्या होता है, जो बाई से जहाँ से बाई करके लेकर आते हैं, तो जैसे स्लेव्स ओल्ड टाइम्स में मार्केट्स में बाय करते थे, आज जहाँ पे जो वुमेन है वो बाय कर रहे हैं। तो एक तरह का ये क्या है, एंशिएंट सोसाइटी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, एंशिएंट सोसाइटी। उसके बाद जहाँ पे फ्यूडलिज्म, यूपी बिहार फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म गुजरात महाराष्ट्र कैपिटलिज्म। तो अब देखिए एक कंट्री में जहाँ पे सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो मार्क्स फेल हो गई। कॉल पॉपर, कार्ल पॉपर क्या कह रहा है, इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। जो देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया, पूरी की पूरी हिस्ट्री इकोनॉमिक रिडक्शन, इकोनॉमिक में इंट्रोड्यूस कर दी, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आप देखोगे जो हिस्ट्री चेंज कैसे हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे चेंज हुई, थ्रू आइडियाज। आइडियाज किसके थे, मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज थे। मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर, रूसो का आइडिया था जनरल बिल का, और वॉल्टर का आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो आइडियाज ने क्या किया, एक हिस्ट्री चेंज की।
तो कार्ल पॉपर कह रहा है सिर्फ इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म नहीं, लेकिन आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो जहां पे कह रहे हैं फ्यूडलिज्म से जो वो आया था, लेकिन जो आप मैक्स वेबर का जब हम देखेंगे थिंकर एज ए थिंकर देखेंगे, तो उसने जो बताया था जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे उन्होंने कैपिटलिज्म को ग्रो करवाया। जहां पे जो कार्ल मार्क्स की, क्योंकि मैक्स वेबर को बोलते हैं, फिर मैक्स वेबर का सारा जो वर्क है एक, अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है, भले वो क्लास देख लो, भले वो रैशनैलिटी देख लो, सब कुछ उसने एक कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करके बनाया। तो फ्यूडलिज्म से जो कह रहा था कैपिटलिज्म आएगा, लेकिन जहां पे क्या कह रहा है रिलीजन से। तो रुडोल्फ स्टाइनर कह रहा था हिस्ट्री इज एक्सीडेंटल। तो जैसे कि जहां पे हिस्ट्री क्या है, वो ऐसा नहीं है कुछ उसका पर्टिकुलर कोई वो है पैटर्न है, वो एक्सीडेंटल है। जैसे जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया था, लेनिन को फ्री किया था, मतलब एक्सीडेंटली फ्री कर दिया, बाद में वो उसने क्या कर दिया, रशियन रेवोल्यूशन कर दिया। ऐसे ही अब जो जॉर्ज फ्लॉयड क्या था, ये इंसिडेंट क्या था, एक्सीडेंटल था, जो एक तरह का मतलब। तो लेकिन आज देखिए मतलब हिस्ट्री क्या है, पूरी एक हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रही है। तो आज ये इतनी मूवमेंट है क्योंकि आज हिस्ट्री हम देखेंगे न्यू टाइप ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए फेयर एंड लवली जो एड थी उसमें फेयर वर्ड हटा दिया, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट अब लोगों की कॉन्शियसनेस को हिट किया, जो रेसिज्म है उसको हिट किया इसने। तो जॉर्ज फ्लॉयड एक, देखिए एक इंसिडेंट ने कैसे वो चेंज कर दिया। ऐसी अरब स्प्रिंग देख लो, तुनिशिया में एक आई थिंक स्ट्रीट हॉकर को डेथ हो गई थी, तो उससे पूरे पूरे जहां पे मिडिल ईस्ट तो अमेरिका के लिए, वेस्ट एशिया इंडिया के लिए, तो पूरे वेस्ट एशिया में रेवोल्यूशन हुई थी और गवर्नमेंट जो डिक्टेटर गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई। हिस्ट्री, रुडोल्फ स्टाइनर क्या कह रहा है, हिस्ट्री एक्सीडेंटल। एक तरह का ये क्या कह रहा है भी, मतलब ऐसा नहीं है भी हिस्ट्री कुछ वो पैटर्न है। रिवर्सल ऑफ सोशलिज्म, अभी कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सोशलिज्म का रिवर्सल हो चुका है, जो सोशलिज्म से रिवर्स होके कहीं तो कार्ल मार्क्स तो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म कम्युनिज्म पे जाएगा, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो सोशलिज्म से रिप्लेस होके फिर से इस पे आ गई, कैपिटलिज्म पे आ गई। और सो कॉल जो चाइना है, जो खुद को कम्युनिस्ट कंट्री बोलता है, वो खुद क्या है, सबसे बड़ा कैपिटलिज्म है। तो ये क्या था, कुछ क्रिटिसिज्म था, लेकिन आज भी मार्क्स की थ्योरी क्या है अगर देखोगे तो, लेकिन फिर भी एक थ्योरी है जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को डिफाइन किया। तो क्रिटिसिज्म भी है लेकिन मार्क्स रेलेवेंट भी है। तो इस तरह आप ये कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एनालाइज मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स, एनालाइज द साइलेंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। तो कल इस जो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो ये आप ये आंसर लिखिए और आप मेल कर सकते हो @gurukull93@gmail.com। काफी स्टूडेंट्स के हमने आंसर चेक कर दिए हैं, और काफी स्टूडेंट्स के क्या है, मतलब हमें आंसर बहुत आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हमें आंसर भेज रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के हम, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि आंसर इवेलुएट करने, लेक्चर प्रिपेयर करने, तो एक टाइम लग रहा है, बट स्टिल हम जितना टाइम हो रहा है वो सभी के इवेलुएट कर रहे हैं, और काफ़ियों को अभी मेल आ जाएगी 1-2 दिन में जिन्होंने भेजी हुई है, काफ़ियों को तो हमने फीडबैक दे दिया है, तो जी आप इस पे आंसर भेज सकते हो। तो बाकी मैंने अगर एक डाउट सीरीज शुरू की है, तो उसमें जो मैंने स्टूडेंट के डाउट्स है वो भी क्लियर किए हैं। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इस मेल कर सकते हो, ताकि मैं वो डाउट सीरीज में आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ, उनके डाउट्स को आंसर दे सकूँ। थैंक यू क्लास, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो कल मिलते हैं, एंड ये वीडियो आपके पास 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी कल।